सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 14 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। बीते लंबे समय से वीडियो कोई नहीं आ पा रही थी, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं थोड़े काम में व्यस्त हो गया था, लेकिन अब आपको वीडियो लगातार मिलेंगी, सारी वीडियो लगातार मिलेंगी। शुरू करते हैं आज का संपादकीय और मुख्य खबरों की तरफ। तो पूर्वी और मध्य भारत में 2 दिन बिजली गिरने से 126 लोगों की जान गई। ये बहुत ही चिंताजनक है, मगर अगर आपको बताऊँ कि बिजली गिरने को लेके एक एक्शन प्लान कई देशों ने बनाया भी हुआ है, जिससे होने वाली मौतों को कम करा जाए, तो ये भी डिज़ास्टर में गिना जाना चाहिए। संपादकीय इस क्रम में है, बाधित सुविधा, आतंक की चुनौती, फिर म्यांमार में लोकतंत्र की मुश्किल राहें। बाधित सुविधा, करीब 1 दशक पहले किसी ने सोचा नहीं था कि यूपीआई से लेन-देन की नई प्रणाली उनकी ज़िंदगी बदल देगी। बहुत सारे लोग के लिए धन हस्तांतरण से लेकर बिजली, पानी के बिलों को भरना और कहीं भी कुछ भी खरीदारी करना आसान हो गया। अब एक तरह से लोगों की जेब में बैंक है जिसके ज़रिए वे कभी भी डिजिटल लेन-देन कर सकते हैं, मगर यूपीआई से भुगतान में कुछ जोखिम और चुनौतियाँ भी हैं जिनका निवारण अभी तक नहीं किया जा सका। कई तरह की ठग खाते से पैसे उड़ा लिए जाने जैसी घटना सामने आ रही हैं, मगर इसके अलावा लेन-देन में विफलता एक आम समस्या है जो आमतौर पर नेटवर्क की दिक्कत या सर्वर डाउन हो जाने से पैदा होती है। हैरत की बात है कि पिछले कुछ समय से यूपीआई के जरिए लेन-देन में अड़चन की स्थिति बार-बार आने के बावजूद उसे दूर करने के ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं। ये विचित्र विरोधाभास है कि एक ओर नागरिकों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो दूसरी ओर उन्हें तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 15 दिनों में तीसरी बार शनिवार सुबह से दिक्कत शुरू हुई, वह दोपहर तक जारी रही। इस बीच सैकड़ों लोगों ने शिकायत की। सवाल है कि अगर बार-बार विधान होगा, तो लोग डिजिटल लेन-देन को कैसे सुविधाजनक और सुरक्षित मानेंगे? ये सच है कि यूपीआई ने भारत में भुगतान परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। देश दुनिया के किसी हिस्से में बैठा भारतीय अब यूपीआई के ज़रिए लेन-देन करने लगा है। देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ासकर हम बात करें पीडीआई पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस आर्टिकल में निकल के आ रहा है। आप इसे आज अध्ययन करिएगा पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हम आपको बताओ मेंस में आते हैं क्वेश्चन इससे। आगे देख रहे हैं आतंकी चुनौती ये जो जम्मू कश्मीर वगैरह को लेके है, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। म्यांमार के लोकतंत्र में मुश्किल रहा। ब्रह्मदीप अलूने साहब लिखते हैं म्यांमार की सैन्य सरकार अभी गहरे दबाव में है और देश के टूटने से बचाने के लिए वह भारत की मदद स्वीकार कर सकती है। वहाँ आम लोगों और अपदस्थ नेता आंग सान सू में भारत के प्रति गहरा सम्मान है। यदि म्यांमार में लोकतांत्रिक शासन ले आया जाए तो न केवल भारत की सभी रणनीतिक परियोजनाएं पूरी हो सकती हैं, बल्कि बांग्लादेश तथा चीन और कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल की जा सकती है। फिलहाल बैंकॉक में म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिंग आंग और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात से कुछ उम्मीदें और संभावनाएं बढ़ी हैं। बांग्लादेश की ये 2 बंदरगाह हैं चिट्टागोंग और मैंग्रोव का बंदरगाह। हिंद महासागर में भू रणनीतिक दृष्टि से ये दोनों बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बांग्लादेश को अपने भीतरी क्षेत्रों में साथ ही पड़ोसी देशों भारत, नेपाल, भूटान और थाईलैंड साथ एक निकटवर्ती क्षेत्र से जोड़ते हैं। इसी वजह से बांग्लादेश हम हिमालयी नेपाल, भूटान तथा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपनी बंदरगाहों के माध्यम से समुद्र तक पहुँच प्रदान करने में सहायक साबित हो सकता है। कि बांग्लादेश का भी सिग्निफिकेंस हमारे हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा है। जितने क्षेत्र आपके हिमालयी स्टेट्स वगैरह हैं, नेशंस हैं, इनको अगर बांग्लादेश से अच्छे संबंध बने रहेंगे, तो इन सब देशों को कोस्टल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ट्रेड के लिए भी अच्छा रहेगा और ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। बांग्लादेश अपने आप में सिग्निफिकेंस रखता है ज्योग्राफिकली, सारे हिमालयन स्टेट्स के लिए। मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार के आने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में भारत को अपनी सामरिक और आर्थिक हितों के संचालन के लिए बांग्लादेश पर निर्भरता खत्म करने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। अब भारत की नज़र उत्तर पूर्व के एक और पड़ोसी देश म्यांमार पर है, जो राजनीतिक अस्थिरता के बाद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। अब देखिए बांग्लादेश की दिक्कत क्या है कि ये सब बातें आपको मैंने बता दी, मगर बांग्लादेश में जो डिप्लोमेटिक कन्फ्यूजन से चल रहा है कि किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, तो हम इसके सारे बैठ भी नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं अब म्यांमार के बारे में। अगर म्यांमार भी हमारे साथ आ जाता है, तो हमें सहायता रहेगा बे ऑफ बंगाल क्षेत्र में कई तरीके से, सुरक्षा के तरीके से भी। म्यांमार का समुद्र तट लगभग 2,800 किलोमीटर लंबा है, जो इसे अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। पूरा ये लंबा पूरी कनेक्टिविटी है। ये 2,800 किलोमीटर, उधर आपका ऊपर बंगाली खाड़ी और नीचे आपका अंडमान। इस समुद्र तट की रणनीतिक और आर्थिक महत्ता
है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण रास्तों का हिस्सा है। म्यांमार की सीमा भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में जुड़ी हुई है, इस लिहाज से ये भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से अहम है। म्यांमार आसियान का एकमात्र सदस्य है जिस देश में जिसे भारत की समुद्री और भूभागीय दोनों सीमा मिलती हैं। भारत की पूर्व और वो देख भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, अपनाने से म्यांमार का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। भारत को चीन के सामरिक चुनौतियों से लगातार जूझना पड़ रहा है। ऐसे में म्यांमार में भारत की मजबूत स्थिति भारत को चीन और मनोवैज्ञानिक बहुविधता दे सकती है। ये तो है, देखिए हम वैसे ही लुक ईस्ट पॉलिसी करें ताकि हम चीन को काउंटर कर सकें, अपने और देशों को साथ में जोड़ सकें। तो म्यांमार अगर हमारे साथ आ जाता है तो हमें पहली बात तो बे ऑफ बंगाल में ये जो बांग्लादेश में डिपेंडेंसी हो रही है वो कम हो जाएगी, और हम यहाँ पे और बेहतर तरीके से डिफेंस में नेवी और व्यापार में शिपिंग ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। चीन म्यांमार में सबसे बड़ा निवेशक है। ये म्यांमार की सेना को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करता है। उसकी सैन्य सत्ता को हथियार, जासूसी विमान और समुद्री सुरक्षा समेत अन्य वह मदद देता है। मगर अब देश की उपस्थितियाँ चीन के पक्ष में नज़र नहीं आ रही हैं। म्यांमार के अधिकांश इलाकों पर विद्रोही संगठनों का कब्जा हो गया है। जनरल मिंगांग ने 21 में एक सैन्य तख्तापलट नेतृत्व किया, जिसने देश को लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर म्यांमार को हिंसा में धकेल दिया था। लोकतांत्रिक सरकार को हटाने से नाराज करीब 16 जाति समूहों ने मिलकर एक पीपल्स डिफेंस फोर्स पीडीएफ के जरिए सेना के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। देखिए म्यांमार मिलिट्री रूल है आपका, तो लोगों ने क्या करा भैया, मिलिट्री रूल का जवाब मिलिटेंसी से ही होगा। तो मिलिटेंसी ग्रुप्स बना दिए अपने, मिलिटेंसी ग्रुप्स इनमें से एक बहुत मेजर है, वो है पीपल डिफेंस फोर्स पीडीएफ। इन लोगों ने मिलिट्री को कई क्षेत्रों में कई चेक पोस्ट वगैरह पे ध्वस्त कर दिया और उन्हें कैप्चर कर लिया है। मेजर क्षेत्रों को कैप्चर कर चुकी है पीडीएफ अभी तक। पीडीएफ की ऐसी ताकत जमीनी स्तर पर स्थानीय समुदायों का समर्थन है। बड़ी बात यह है कि इनको लोकल लोकल सपोर्ट है। निर्वासित नेशनल यूनिटी सरकार भी इस संघर्ष में मदद कर रही है और वह पीडीएफ की कुछ इकाइयों को संचालित कर रही है। पीडीएफ सैन्य सरकार के दूर दराज वाले थानों और सरकारी दफ्तरों को निशाना बना रहे हैं। वह इस पर हमला करके हथियार पर कब्जा कर लेते हैं, आर्मरी कैप्चर कर लेते हैं। इसके अलावा दूरसंचार टावरों और बैंकों को भी निशाना बना रहे हैं। म्यांमार के अध्यक्ष नेता आंग सान सू की और फरवरी 21 में तख्तापलट के बाद हिरासत में लेने के बाद नज़रबंद कर दिया गया है। तख्तापलट के बाद भी से म्यांमार में युद्ध चल रहा है। इसमें हज़ारों लोग मारे गए हैं। सेना पर लगाए गए प्रतिबंध हिंसा को रोकने में विफल रहे हैं। सुरक्षा परिषद ने तख्तापलट के बाद जूनटा के अधिकारों के हनन की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की है। देखिए सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने भी कई बार कहा है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं जैसे आंग सान सू हैं, ऐसे लोग को रिहा करा जाए, किसी प्रकार के बाउंडेशन में ना रखा जाए, क्योंकि मानवाधिकार ह्यूमन राइट से खिलाफ है। मगर फिलहाल इन सारी बातों को म्यांमार ने हर बार इग्नोर करा है, म्यांमार मिलिट्री ने। अब चुनौतियाँ दिख रही हैं यहाँ पे म्यांमार मिलिट्री को भी कि वो कब तक बने रह पाएंगे या नहीं बने रह पाएंगे। आगे देखते हैं। फिलहाल आज ही देखते हैं, आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट करते रहिए। वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिटेल में करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे और देखने को मिलेगी, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।